जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में। साथियों, आज से हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 से प्रारंभ कर रहे हैं और ये हमारी सीरीज आर्टिकल 395 तक जाएगी। और इस सीरीज में हम भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल का विश्लेषण करेंगे, एक एक आर्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे। प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल हमें किस बारे में बताना चाह रहा है, ये सभी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसी सीरीज में आज हम आर्टिकल नंबर 1 को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, उपस्थित हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 1 की, तो उससे पहले मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि देखिए, हमारे देश में एक है भारत का संविधान। संविधान क्या है? एक विधान है, एक कानून है, लेकिन एक ऐसा विधान या एक ऐसा कानून जो सभी को एक समान नजरिए से देखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संविधान। या दूसरा पर्सपेक्टिव इसका समझे तो संविधान क्या है? हमारे देश का सर्वोच्च विधान है, हमारे देश की सर्वोच्च विधि है, हमारे देश का सर्वोच्च जो कानून है उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। तो संविधान कुल मिला के किताब है, एक दस्तावेज है। अब अगर ये किताब या दस्तावेज है तो इसमें किसके बारे में लिखा होगा? इसमें लिखा होगा कि हमारे देश में शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होनी चाहिए। इस भारत के संविधान में क्या क्या लिखे हुए हैं? इस भारत के संविधान में टोटल 22 भाग लिखे हुए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 22 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और फिर इन भाग में क्या लिखे हुए हैं? इसमें लिखे हुए हैं आर्टिकल। और आर्टिकल कितने लिखे हुए हैं? 395 आर्टिकल लिखे हुए हैं। और उसके बाद में शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, या प्रस्तावना भी संविधान का क्या है? बताओ, मूलभूत ढांचा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग भी है, आर्टिकल भी है, अनुसूचियां भी है, और क्या है? प्रस्तावना भी है। इसको आप लेमन लैंग्वेज में या सामान्य भाषा में इसे समझिएगा कि मान लीजिए शहर में कोई बड़ा अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट को हम क्या बोल देते हैं कि वो भारत का संविधान है। तो उस अपार्टमेंट में टोटल मकान कितने बने हुए हैं? टोटल मकान बने हुए हैं 22। मकान नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे टोटल कितने मकान बने हुए हैं? 22 मकान बने हुए हैं। और फिर ये हो सकता है कि किसी मकान में 4 कमरे हैं, किसी मकान में 99 भी कमरे हैं। तो जो कमरे हैं वो कमरे हमारे क्या है? बताओ, वो है आर्टिकल। और जो मकान है वो मकान क्या है? बताओ, भाग है। और कई बार मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि कमरे में भी या आर्टिकल में भी क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। जैसे आर्टिकल 1 इसका क्लोज 1, आर्टिकल 1 इसका क्लोज 2, आर्टिकल 1 इसका क्लोज 3। सिंपल भाषा में कि कमरे में भी छोटी छोटी अलमारियां रखी है। तो जैसे आर्टिकल 1 में या कमरे नंबर 1 में कितनी अलमारियां रखी हैं? 3 अलमारियां रखी हैं, जिसको हम बोलेंगे क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी होती है घर पे जिनको हम कहां पे नहीं रख सकते हैं? कमरे में नहीं रख सकते हैं। जैसे 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसको हमें रखना है, तो उसको कमरे में रख नहीं सकते, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? पार्किंग बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी पार्किंग बनी हुई है? टोटल 22 पार्किंग बनी हुई है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी को आर्टिकल में रख देंगे तो उसको कहां पे नहीं रखेंगे? बताओ, अनुसूचियों में नहीं रखेंगे। और अगर किसी प्रोविजन के बारे में अनुसूची में ऑलरेडी लिखा है तो कहां लिखने की आवश्यकता नहीं है? आर्टिकल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आगे मैं आपको एक फैक्ट याद करवाऊंगा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उनकी शपथ का प्रारूप ऑलरेडी कहां पे लिख दिया गया है? आर्टिकल में लिख दिया गया है, अनुच्छेद में लिख दिया गया है। तो ये हमारी जनरल बात हुई। उसके बाद में हम देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्टार्ट कर रहे हैं? भाग 1। और उसका कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 1। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर टोटल कितने आर्टिकल हैं? टोटल 4 आर्टिकल हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो भाग है वो कौन सा भाग है? भाग 1। भाग 1 का नाम क्या है? भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। द यूनियन
एंड इट्स टेरिटरी। क्या लिखा है? संघ, और उसकी किसके बारे में लिखा है? टेरिटरी के बारे में। राज्य क्षेत्र क्या होता है? टेरिटरी क्या होता है? देखिए, भूगोल विषय में जिसको आप भौगोलिक क्षेत्रफल बोलते हैं, भूभाग बोलते हैं, संविधान की भाषा में उसी भूभाग को हम क्या बोलेंगे? टेरिटरी बोलेंगे, राज्य क्षेत्र बोलेंगे। यहां भूभाग शब्द का हम क्या नहीं करेंगे? प्रयोग नहीं करेंगे। अब भारतीय संविधान के भाग 1 में और आर्टिकल 1 में स्पेशली हम किस किस के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी? एक तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश का नाम क्या है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दूसरी बात, हमारे देश में जो शासन का स्वरूप है वो शासन का स्वरूप किस प्रकार का है। तीसरी बात, भारत के राज्य क्षेत्र में जो शासन की इकाइयां हैं उन शासन की इकाइयों के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा, यह हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल नंबर 1 में। सबसे पहले हम आर्टिकल की लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 1 इसका क्लोज 1, इसमें क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हिंदी में पहले क्या लिखा हुआ है? भारत, और इंग्लिश में पहले क्या लिखा हुआ है? इंडिया। यही डिफरेंस है, यही अंतर है। और कुछ समय पहले डिबेट भी चली थी कि हमारे देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नाम लिखे हैं, एक भारत लिखा है और दूसरा इंडिया लिखा है। तो क्या हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक डिबेट का मुद्दा है। तो आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के केवल मात्र कितने नाम लिखे हुए हैं? 2 नाम लिखे हैं, एक भारत लिखा है और इंडिया लिखा है। याद रखने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं लिखा है। भारत अर्थात इंडिया होगा क्या? राज्यों का संघ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जहां कहीं पे भी शब्द लिखा जाए होगा, और उसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखा जाएगा? सेल बी। और जहां सेल बी शब्द आता है इसका मीनिंग है उसमें किसका भाव होता है? बाध्यता का भाव होता है। तो होगा मतलब क्या होगा बताओ? हमेशा होगा। और हमेशा होगा इसका मीनिंग ये हुआ कि सर्दियों में भी होगा और गर्मियों में भी होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया होगा। कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा। होगा मतलब हमेशा होगा, इसका मीनिंग है दिन में भी होगा और रात में भी होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया होगा। किसके रूप में होगा? राज्यों के संघ के रूप में होगा या यूनियन ऑफ द स्टेट के रूप में होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि साधारण परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा हमारे देश का स्वरूप हमेशा किसके रूप में होगा? यूनियन ऑफ द स्टेट्स के रूप में होगा। यह आर्टिकल 1 इसके क्लोज 1 की लैंग्वेज है। यहां पे देखो यूनियन ऑफ द स्टेट्स लिखा है, इसका मीनिंग है इंडिया क्या है? एक यूनियन है, एक टीम है। और यह टीम कैसे बन रही है? यह टीम बन रही है 28 राज्यों के मिलने पर। जब 28 राज्य एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश में एक टीम का निर्माण होता है। उस टीम का नाम ही क्या है बताओ? यूनियन। और इस यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन में किसके रूप में संबोधित किया गया है? भारत अर्थात इंडिया के रूप में। अब आर्टिकल 1 के क्लोज 1 में लिख दिया गया कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। तो मैंने कहा कि देखो संघ ये बनेगा किससे मिलने से बताओ? राज्यों के मिलने से। तो संविधान सभा में किसी ने ये पूछ लिया कि बताओ आप हमें ये भी बता दो ये राज्य क्या होंगे, राज्यों के बारे में हमें जानकारी कहां पे मिलेगी। तो इसीलिए आर्टिकल 1 के क्लोज 2 में क्या लिखा गया? जो स्टेट है, जो राज्य हैं और उनकी जो टेरिटरी है, यानी उनके जो राज्य क्षेत्र है, उसमें वे होंगे जो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर विनिर्दिष्ट है? संविधान की पहली अनुसूची के अंदर क्या किए गए हैं? निर्दिष्ट किए गए हैं, या पहली अनुसूची के अंदर स्पेसिफाइड किए गए हैं। सिंपल भाषा में किसी को अगर राज्यों के बारे में जानना है तो राज्यों के बारे में कहां पे लिखा है? किसी भी राज्य का नाम कहां लिखा है भारतीय संविधान में? प्रथम अनुसूची में। आप ये भी ध्यान रखें कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची की में नंबर 12 पे कौन से राज्य का नाम लिखा हुआ है? राजस्थान राज्य का नाम लिखा हुआ है। तो राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी अनुसूची पढ़नी पड़ेगी? पहली अनुसूची। फिर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 इसका क्लोज 3।
आर्टिकल 1 का क्लोज 3 क्या कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, आर्टिकल 1 के क्लोज 2 में तो किसके राज्य क्षेत्र की बात बता रहे थे, बताओ, राज्यों के राज्य क्षेत्र की। लेकिन आर्टिकल 1 के क्लोज 3 में किसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में। तो भारत के राज्य क्षेत्र इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल होंगे, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें शामिल होगी। सबसे पहले तो हमारे कौन शामिल होंगे, बताओ, राज्य, और राज्यों के क्या राज्य क्षेत्र, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। और राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 1 का क्लोज 2, वो क्या बोल रहा था कि राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान में कहां पे लिखा हुआ है, संविधान की कौन सी अनुसूची में लिखा है, पहली अनुसूची में। उसके बाद में अगला है अगला भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होगा कि पहली अनुसूची के अंदर विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के बारे में भी कहां पे लिखा हुआ है, संविधान की पहली अनुसूची में। याद रखने वाली बात यह है कि क्या पहली अनुसूची के अंदर केवल राज्यों के बारे में लिखा है या संघ शासित प्रदेशों के बारे में भी लिखा हुआ है। तो पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में भी लिखा है और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में भी लिखा है, और फिर संघ शासित प्रदेशों के नाम भी लिखे हैं और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में भी, या उनकी टेरिटरी के बारे में भी कौन सी अनुसूची में बताया गया है, संविधान की पहली अनुसूची में। तो तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो क्या किए गए हैं, बताओ, अर्जित किए गए हैं, जो एक्वायर्ड किए गए हैं। अगर मान लीजिए भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के किसी भूभाग को क्या कर लेता, अर्जित कर लेता, तो वो अर्जित क्षेत्र या एक्वायर्ड एरिया किसका पार्ट बन जाता, वो भारत के राज्य क्षेत्र का, इंडिया की टेरिटरी का क्या बन जाता, पार्ट बन जाता। तो सिंपल भाषा में इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितनी चीजें शामिल होगी, इंडिया की टेरिटरी के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें शामिल होगी। पहली बात तो कौन शामिल होंगे, स्टेट, दूसरी बात कौन शामिल होंगे, बताओ, यूटीज, और तीसरा कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, अर्जित क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्रों के मिलाने से क्या बनेगा, भारत का राज्य क्षेत्र बनेगा, भारत का भूभाग बनेगा। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल 1 के कितने क्लोज डिस्कस किए हमने, 3 क्लोज। अभी तो हमने केवल आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ी है, अब इस आर्टिकल का पोस्टमार्टम करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आर्टिकल 1 हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है। एक तो हमारे देश का नाम क्या होगा, दूसरा हमारे देश के अंदर जो शासन की प्रकृति है, नेचर ऑफ द गवर्नेंस है, वो कैसा होगा, उसके बारे में लिखा है कि कैसा शासन प्रणाली होगी, संघीय शासन प्रणाली यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। और तीसरा है इंडिया की टेरिटरी के बारे में भी कौन सा आर्टिकल जानकारी दे रहा है, आर्टिकल 1। अब इसमें पहली विश्लेषण का मुद्दा है कि हमारे देश का नाम। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक चुनौती ये भी थी कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का नाम क्या रखा जाए। तो ऐसे में संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग नामों का सुझाव दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों की सहमति 2 नाम पर थी, एक नाम भारत और दूसरा नाम इंडिया। जिन लोगों ने भारत का नाम का सुझाव दिया उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भारत में अपनी प्राचीन परंपराओं में, भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति में भारत की पहचान किसके रूप में रही है, इस देश की पहचान किसके रूप में रही है, भारत के रूप में रही है। इसलिए हमारे को इस देश के नाम क्या रखना चाहिए, भारत रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हमें इस देश का नाम क्या रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, उनका तर्क क्या था, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इंडिया के नाम से ही भारत की क्या है, वैश्विक पहचान है। उनका ये मानना था कि वर्तमान समय में हमारी जो ग्लोबल आइडेंटिटी है, वैश्विक पहचान है, वो किसके रूप में है, इंडिया के रूप में है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि इंडिया नाम कहीं ना कहीं कैसा नाम है, एक आधुनिक नाम है, एक मॉडर्न नेम है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हस्ताक्षर करता बना, सिग्नेटरी बना, वहां पे इंडिया का औपचारिक नाम, हमारे देश के औपचारिक नाम क्या लिखा था, इंडिया लिखा था। इसके अलावा आजादी से पहले भारत देश के जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हो रखे थे, वो किस नाम से हो रखे थे, वो इंडिया नाम से हो रखे थे।
इसलिए कुछ सदस्यों ने किसका सुझाव दिया बताओ? इंडिया नाम का सुझाव दिया। अब संविधान सभा के सामने चुनौती आ गई कि कौन से नाम को स्वीकार किया जाए। लेकिन आप ध्यान रखें, हमारी संविधान सभा ने डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, संविधान सभा के सामने जितने भी विवाद के विषय आए, उन विवाद के विषयों में डिसीजन लेने के लिए कौन से सिद्धांत की पालना की? सर्वसहमति या कंसेंसस के प्रिंसिपल की पालना की थी, या रजामंदी के सिद्धांत की पालना की थी। सिंपल भाषा में सभी लोग राजी हो जाए, सभी लोग सहमत हो जाए, सभी लोगों का कंसेंसस आ जाए, तभी क्या लेना था बताओ? डिसीजन लेना था। लेकिन यहां पे तो मुद्दा हो गया, कुछ लोग बोल रहे थे भारत नाम रखो, कुछ ने क्या कहा बताओ? इंडिया रखो। ऐसे में हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने एक दूसरे सिद्धांत को भी अपनाया। वो सिद्धांत था समायोजन का सिद्धांत, अकोमोडेशन का प्रिंसिपल। समायोजन का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो विरोधाभासी विचार हो जाए तो फिर उन दोनों विरोधाभासी विचारों में से हम कौन से विचार को शामिल करें। जैसे हमारी संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि उदारवाद के तत्वों को शामिल किया जाए, कुछ सदस्यों ने कहा समाजवाद के तत्वों को शामिल किया जाए। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने क्या कर लिया? उदारवाद और समाजवाद के बीच में समायोजन कर लिया और बोला उदारवाद की अच्छी अच्छी बातें शामिल कर लो और समाजवाद की अच्छी अच्छी बातें शामिल कर लो, और दोनों में क्या हो जाएगा बताओ? समायोजन हो जाएगा। तो ये कौन सा सिद्धांत बताओ? अकोमोडेशन का प्रिंसिपल। तो ऐसे में बोला कि भाई भारत नाम हमारी प्राचीन पहचान है, इंडिया नाम हमारी आधुनिक पहचान है, तो हम क्या करते हैं? समायोजन के सिद्धांत के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही नामों को क्या कर लेते हैं बताओ? स्वीकार कर लेते हैं। तो वर्तमान में हमारे संविधान में हमारे देश के केवल दो नाम लिखे हैं, एक भारत लिखा है और एक इंडिया लिखा है। इसके अलावा तीसरा कोई नाम नहीं लिखा है। एक साधारण डिबेट ये भी आई हमारे संविधान निर्माताओं के सामने कि यहां पे दो शब्द लिखे हैं, पहला इंडिया दैट इज भारत, और दूसरा क्या लिखा है? भारत दैट इज इंडिया। आर्टिकल 1 जिसकी लैंग्वेज आर्टिकल 1 जिसका क्लोज 1, जिसमें अभी मैंने कहा कि हिंदी में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। अंग्रेजी में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। तो किसी ने कहा कि देखो नहीं, हमें ये लिखना चाहिए, किसी ने कहा हमें ये लिखना चाहिए। लेकिन फिर अंतिम रूप में सहमति ये बनी कि हिंदी में हम भारत अर्थात इंडिया लिख देते हैं और अंग्रेजी में क्या लिख देते हैं? इंडिया दैट इज भारत। और क्योंकि यहां पे अंग्रेजी में इंडिया दैट इज भारत पहले लिखा हुआ है, इसलिए हमारे देश का औपचारिक नाम किसके रूप में बताओ? इंडिया के रूप में। आप देखना कभी भी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब वैश्विक मंच पे जाते हैं तो देश प्रधानमंत्री के सामने जो स्लिप में नाम लिखा होता है, देश का नाम, वो किसके रूप में लिखा होता है? इंडिया। क्योंकि वैश्विक स्तर पर हमारा औपचारिक नाम या ऑफिशियल नेम क्या है? वो नेम क्या है बताओ? इंडिया। बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम क्या है? भारत भी है और इंडिया भी है। पहले तो देश का नाम का मुद्दा समझ लिया हमने। दूसरी बात कि हमारे देश में शासन की प्रकृति कैसी हो, शासन की प्रणाली कैसी हो। अब देखिए हमारे देश में शासन की इकाइयां हैं। वर्तमान समय में तो संघ सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय शासन की इकाइयां भी हैं। लेकिन आजादी के समय मुख्य रूप से एक संघ सरकार और दूसरी कौन सी सरकार? राज्य सरकार। और सामान्यतः वैश्विक स्तर पर संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में जो शासन प्रणालियां पाई जाती हैं, एक शासन प्रणाली है जिसका नाम है संघात्मक शासन प्रणाली और दूसरी शासन प्रणाली है एकात्मक शासन प्रणाली। अब संघात्मक शासन प्रणाली का भी क्या नहीं होता है? कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप संघात्मक शासन प्रणाली भी अपना पैटर्न या अपना मॉडल में क्या करती रहती है? बदलाव करती रहती है। और इसीलिए संघात्मक शासन प्रणाली के स्पेशली दो मॉडल है, एक फेडरेशन मॉडल है और दूसरा कौन सा मॉडल है? यूनियन मॉडल है। जो फेडरेशन मॉडल है, ये फेडरेशन मॉडल चलता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और यूनियन मॉडल कहां चलता है? यूनियन मॉडल कनाडा में चलता है। और कनाडा से ही भारत ने अपना कौन सा मॉडल अपनाया है? यूनियन मॉडल को अपनाया है। अब भारत में यूनियन मॉडल को ही क्यों अपनाया गया? इसके पीछे भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उनके जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया?
उनके आर्ग्यूमेंट को देखते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट को मैं कुल मिला के उनके आर्ग्यूमेंट ये इधर जो लिखे हैं वो थे, लेकिन हम इस स्लाइड को ऐसे समझते हैं कि यूएसए का जो फेडरल मॉडल है और भारत का जो यूनियन मॉडल है, इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, यूएसए में जो संघीय शासन प्रणाली आई, यूएसए में संघीय शासन प्रणाली कैसे आई कि यूएसए के अंदर तत्कालीन समय में 13 जो राज्य थे वो एक साथ आए और सभी 13 राज्यों ने क्या किया बताओ, एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया। और एक एग्रीमेंट करते हुए उन्होंने बोला कि जो देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे विदेश का मामला, रक्षा का मामला, रेलवे का मामला, संचार का मामला, ये सभी मामले हम संघ सरकार को दे देते हैं, एक पूरी यूनियन को दे देते हैं, और बाकी विषय किसको के पास में रख लेते हैं बताओ, यूएसए मतलब राज्य के पास में रख लेते हैं। तो यूएसए का जो फेडरेशन मॉडल है वो कैसे बना, यूएसए का जो संघ बना है वो किसका परिणाम है, राज्यों के समझौते का क्या है, परिणाम है। यानी अलग अलग स्टेट क्या आए बताओ, देखो साथ में आए और उन्होंने क्या कर लिया बताओ, समझौता कर लिया, और क्या बन गया बताओ, यूएसए। इसीलिए देखो यूएसए का नाम देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि जो यूएसए बना है वो राज्यों का क्या बना है बताओ, यूनाइट फॉर्मेट बना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। लेकिन जो भारत का यूनियन मॉडल है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे देश में राज्य आजाद नहीं हुए थे। पहले आजाद कौन हुआ था बताओ, भारत आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था। और संविधान भी किसका लिखा गया, देश का संविधान लिखा गया, राज्यों का संविधान नहीं लिखा गया, क्योंकि हमारे देश में एकल संविधान का कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये हुआ कि हमारे देश में सबसे पहले भारत बन गया, इंडिया बन गया। उसके बाद में सोचा कि हमारे देश में शासन प्रशासन को संचालन में थोड़ी आसानी लाई जाए, इसलिए हम राज्यों की इकाइयां भी बना देते हैं। और उसके बाद में क्या बने बताओ, राज्य बने। तो हमारा जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम है, नहीं है। हमारे यहाँ पहले संघ बना और फिर कौन बने बताओ, राज्य बने। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बाद में सरदार पटेल ने अलग अलग रणनीतियों का प्रयोग करते हुए तो राज्यों को किस में मिलाया था, संघ में मिलाया था, भारत में मिलाया था। तो भारत का संघ राज्यों के समझौते का क्या नहीं है बताओ, परिणाम है, नहीं है। फिर इधर वाला क्या है बताओ, यूएसए का फेडरल मॉडल, वो किसने बनाया, राज्यों ने मिलकर बनाया। तो बताओ बनाने वाला बड़ा या बनने वाला, बनाने वाला बड़ा। तो जिसने बनाया उसके पास में ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए, इसलिए यूएसए के अंदर ज्यादा शक्तियों का झुकाव किसकी तरफ है, राज्यों की तरफ है। किसकी तुलना में बताओ, संघ की तुलना में। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में पहले भारत बना, फिर कौन बने बताओ, राज्य बने। यानी पहले संघ बना, फिर कौन बने बताओ, राज्य। इसलिए हमारे देश में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, संघ सरकार, और उसकी तुलना में कम शक्तिशाली कौन है, राज्य सरकार। मतलब ज्यादा शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन किसको प्रदान करता है, यूनियन गवर्नमेंट को, किसकी तुलना में, स्टेट की तुलना में। साधारण भाषा में इसे याद रखिए कि हमारे यहाँ पे जो संघ सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो दी ग्रेट खली की तरह है, जबकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, वो किसकी भांति है, राजपाल यादव की भांति है। और अगर कभी भी राजपाल यादव दी ग्रेट खली से टकराएगा तो क्या होगा, उसी प्रकार से अगर कभी भी राज्य संघ सरकार से टकराएंगे तो क्या होगा, परिणाम आप सभी को पता है। तीसरी बात है, यूएसए के फेडरल मॉडल के बारे में कहा जाता है कि यूएसए का जो फेडरल मॉडल है वो क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मीनिंग है कि वहां पे कभी भी आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को समाप्त नहीं कर सकते, संघ को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, संघ का कभी भी विनाश नहीं होगा, अविनाशी। और वहां पे राज्यों का भी क्या नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। वहां पे राज्यों का विनाश नहीं होगा, इस सेंस में नहीं होगा कि किसी भी राज्य में से नया राज्य तब तक आप यूएसए के अंदर नहीं बना सकते हैं जब तक वहां के स्टेट गवर्नमेंट की आपको परमिशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद में ही वहां पे राज्यों में कुछ क्या हो सकता है, चेंजेज हो सकता है, अदरवाइज चेंजेज नहीं हो सकता है। इसलिए यूएसए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब ना राज्यों का विनाश होगा ना संघ का विनाश होगा। कहां पे, यूएसए में। जबकि भारत में क्या है, भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
इसका मीनिंग है भारत में किसका विनाश हो सकता है, भारत में राज्यों का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। लेकिन किसका विनाश नहीं होगा, संघ का विनाश नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई जमाने में जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या नहीं है बताओ, राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरीज है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों की प्रकृति कैसी है बताओ, विनाशी। क्या कल को राजस्थान से भी एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, क्या उत्तर प्रदेश से भी नया स्टेट बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि राज्यों की प्रकृति क्या है, विनाशी राज्यों की। आगे हम समझेंगे कि हमारे यहाँ राज्यों का नाम परिवर्तित हो सकता है, राज्यों की सीमाएं परिवर्तित हो सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, किन्हीं एक राज्य को तोड़कर उससे भी अलग अलग राज्य क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसलिए हमारा राज्य कैसा है बताओ, हमारे देश में विनाशी राज्य। लेकिन संघ कैसा है, संघ है अविनाशी। इसका मीनिंग है संघ का कभी क्या नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है। साधारण भाषा में इसे याद रखिएगा, भारत था, भारत है और भारत रहेगा। क्यों रहेगा हमेशा, क्योंकि भारत क्या है, अविनाशी संघ है। तो हमारे यहाँ राज्यों को संघ से अलग होने का क्या नहीं है बताओ, अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सा राज्य है बताओ, विनाशी राज्य। तो क्या कोई राज्य यहाँ से अलग होने की डिमांड भी कर सकते हैं, क्या डिमांड नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल 1 के अंदर एक बात और समझने को रेखी कि हम डिफरेंस समझेंगे, अंतर समझेंगे। एक है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, और एक है भारत का राज्य क्षेत्र। यूनियन ऑफ द स्टेट्स मतलब एक यूनियन है, एक टीम है जो किसके मिलने से बन रही है बताओ, स्टेट्स के मिलने से बन रही है। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स में केवल कौन शामिल होते हैं, राज्य शामिल होते हैं, यानी कि इसमें केवल क्या शामिल होंगे, 28 राज्य, और इन 28 राज्यों के मिलने से एक टीम बनेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन जो भारत का राज्य क्षेत्र है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसमें क्या क्या शामिल होंगे, राज्य भी शामिल होगा, उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होगा, और उसके बाद में कौन सा क्षेत्र भी शामिल होगा, अर्जी क्षेत्र या एक्वायर्ड एरिया भी क्या होगा, शामिल होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र का सिंपल मीनिंग क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र या इंडिया की टेरिटरी का मीनिंग यह है जहां तक भारत की संप्रभुता का विस्तार है, जहां तक इंडिया की सॉवरेनिटी का विस्तार है, जहां तक भारत की सर्वोच्च शक्ति चलती है, वो किस में शामिल हो जाएगा, वो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। अब यहां पे राज्यों का संघ और भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना करें तो भारत के राज्यों का संघ एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक क्या है, व्यापक कॉन्सेप्ट है। कैसा, वेन डायग्राम से समझ लीजिएगा। देखिए ये क्या है बताओ, मान लो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, इसमें केवल क्या शामिल होंगे बताओ, 28 राज्य, और 28 राज्यों के मिलने से क्या बनेगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरीज में कौन शामिल होंगे, 28 राज्य तो होंगे ही, और कौन शामिल होंगे, 8 यूटीज भी शामिल होंगी, और कौन सा क्षेत्र भी शामिल होगा, अर्जी क्षेत्र भी इसमें क्या होगा बताओ, शामिल होगा। तो ये हमने आर्टिकल 1 का क्या पढ़ा, विश्लेषण पढ़ा। बाकी आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।